ये जानना जरूरी है कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट क्यों हुआ था। कितने लोगों को पता है कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट क्यों हुआ था? हाउ मेनी ऑफ अस नो अबाउट दिस कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट क्यों हुआ था? कितने लोगों को ये पता है? मैं बताना चाहता हूं, ये ओरिजिन का फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट है। ये ओरिजिन का फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट है और जब हम इस ओरिजिन के फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं और ये समझ में आता है, पहली चीज यहां पर जो पहला जिक्र हो रखा है, एक प्रेस्बिटेरियन चर्च, ओरिजिनल प्रेस्बिटेरियन चर्च, मतलब बोला ये कहा जाता है, इस पूरे उसमें ये मेंशन हो रखा है कि ये जो प्रोजेक्ट जब ये प्रोजेक्ट बनाया गया था तो एक प्रॉपर ओथ ली गई थी चर्च के अंदर और ये जो प्रोजेक्ट डिजाइन करा गया था ये चर्च के अंदर करा गया था। नाउ इफ आई कम टू दिस, अगर जो आप इसको पूरा पढ़ते हैं, ये कन्वर्सेशन विद प्रोजेक्ट कैमलियोट फाउंडर कैरी क्लासिडी। यहां लिखा हुआ है कि अगर जो आप इस मैं यहां पर ये जवाब देना चाह रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे हुआ। Why origin was started in November 2010, one of our observer, John, we will erase some private and confidential information to uphold his privacy। यानी कि सन 2010 में जॉन हैड अ प्राइवेसी कन्वर्सेशन विद कैरी क्लासिडी। जॉन और कैरी क्लासिडी के बीच में एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हुआ जो इस ओरिजिन प्रोजेक्ट के जो कि कैमलियोट प्रोजेक्ट के ओनर थे, जो फाउंडर था कैमलियो प्रोजेक्ट का। 6 of us observers started the origin project. Of course, we are also thinking about how to implement it quickly because it seems so impossible. When you read the following content, you will know what kind of force we are contending with. We are all at the gates of hell. The following dialogue information may be incomplete, but to ensure the authenticity and seriousness of its core information, we have also deleted some undecrypted information. This dialogue contains a lot of content, but it is very important. What I want to say, यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है कि सन 2010 में उससे पहले जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम्स रहे हैं, आप अगर जो बात करें, हम फेडरल रिजर्व की बात करते हैं या हर कंट्री के अपने अपने फाइनेंशियल सिस्टम्स की बात करते थे, इन लोगों को ऐसा फील हुआ कि भाई ये जो फाइनेंशियल सिस्टम्स है, दे पीपल आर नॉट डूइंग जस्टिस टू देयर कम्युनिटी। मतलब अगर ये लोग अपनी कम्युनिटी के साथ, मतलब जो पूरा वर्ल्ड है कि कम्युनिटी के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है और कुछ ऐसी चीज आनी चाहिए सिस्टम के अंदर कि जो कि बहुत ट्रांसपेरेंट हो, बहुत ही शानदार हो, बहुत ही ऐसा हो कि जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मूवमेंट कर सके और जिसको दुनिया का हर व्यक्ति वेरीफाई कर सके। सो दिस वाज स्टार्टेड इन ईयर, दिस कन्वर्सेशन स्टार्टेड इन ईयर 2010। So first of all, I just want to let you know this thing, guys, कि जो कोई ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां पर एक एक चीज बिल्कुल शीशे की तरह अपने क्लाइंट्स के लिए वो रखते हैं, उनको पता होता है, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट कन्वर्सेशन। यानी कि आज इस प्रोजेक्ट में हम में से कई लोग जो सिर्फ इसको एल्जिनस को प्रॉफिट मेकिंग एक बना देखने की, दैट इज ओके, वो ठीक है, आप वहां पर पैसा कमा रहे हैं, जो भी कुछ चीजें हो रही हैं, लेकिन इसके पीछे आपको समझ में आना चाहिए कि ये फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है। और अगर जो आप इसमें पूरा देखेंगे, आगे चलकर देखेंगे, तो आप इसकी पूरी कन्वर्सेशन पढ़ सकते हैं कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स थी, क्या ऐसे मार्केट में हो रहा था, क्यों। एंड बेसिकली ये लोग यूके के लोग थे और बाद में आकर इसमें चाइना, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, ये लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हुए एंड इसीलिए एक ऐसी चीज लाने की कोशिश करी जो कि पूरे वर्ल्ड में इजीली एक्सेप्टेबल हो। बिकॉज उनको लगा कि बहुत सारे ट्रेड वॉर्स हैं, हर गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही है, बहुत सारी चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं है और इसलिए आप
इसलिए कुछ नई चीज लाने की आवश्यकता है। तो दिस वाज द थिंग। सेकंड थिंग, ये फिर एक ये ब्लूप्रिंट आया। अगर जो ये आपको मिलेगा ओरिजिन के इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये एक ब्लूप्रिंट आया जिसमें कि ये ओरिजिन प्रेस्टिजियन चर्च के द्वारा ये चीजें मेंशन हुई और यहाँ पर एक एक चीजों को लिखा गया कि इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए हमें क्या क्या पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं और हमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है। सो इनका पहला पॉइंट था, मैं इसको हिंदी में रूपांतरण करना चाहता हूँ ना, इजी लैंग्वेज समझाना। वी आर कमिटेड टू क्रिएट अ न्यू पैरेलल सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर, एम्पथाइज एब्सोल्यूट फ्रीडम, continue to purify the defects of traditional world consciousness and financial system, and help every believer enter a utopian mirror world of trust, openness, peace and self. कहने का मतलब ये कमिटेड है एक ऐसी नई पैरेलल सोशल इकोनॉमी जो कि पूर्ण तरीके से फ्री हो, बहुत प्योरीफाई हो, जिसके अंदर कोई डिफेक्ट ना हो, और जो कि एक ऐसा सिस्टम हो जिस पर सब लोग ट्रस्ट करें और जो बहुत ओपन हो। फॉर एग्जाम्पल कि आज जब आप बैंक के साथ अपनी डीलिंग करते हैं, किसी भी बैंक के साथ डील करते हैं, क्या होता है मैक्सिमम टाइम पर अगर जो आपको बहुत बड़ी अमाउंट विड्रॉल करनी है तो आप 4 या 5 बजे के बाद नहीं कर सकते। आज अगर जो आपका किसी भी बैंक के साथ खाता है, सपोज करो आपका एसबीआई के साथ खाता है और आपका 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया वहां पर जमा है, और कल कुछ बैंक के साथ आज आपकी बैंकिंग के में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप सिर्फ 5 लाख रुपए का वादा है उसका आपके साथ। पैसा आपका है, सब कुछ आपका है। इसके सिवाय भी बैंक हमने बहुत सारी बार ऐसी देखी है कि कई बार अगर जो आपका पैसा बैंक में है और एट द एंड ऑफ वो किसी और के कंट्रोल में, तो इन सारी चीजों को मिटाने के लिए इन्होंने ये चीजें स्टार्ट करी। सेकेंड, आवर बिलीफ विल बी inscribed in the distribution encryption civilization. Our creed will exist on the blockchain smart contract and our believer will be spread in every corner of the earth. ध्यान समझिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हमारा जो भी ये बिलीफ है, हम इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर आएंगे, एक ब्लॉकचेन पे लेकर आएंगे, और हमारे जो भी बिलीवर्स हैं, बिलीवर्स इनकी नजर में V1, V2, V3 है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर जो ओरिजिन जब डिफाइन करता है तो वो बिलीवर्स को डिफाइन करता है कि जो बिलीवर्स हैं वो V1, V2 और V3, जितने V1, V2 एंड V3 हैं, दे कंसिडर्ड ओरिजिन प्रोजेक्ट उनको बिलीवर की कैटेगरीज में लेकर आता है। वो इसको पूरे वर्ल्ड में एवरी कॉर्नर ऑफ अर्थ में इसको स्प्रेड करेंगे। राइट गाइज, समझ में आ रहा है यहाँ तक? We will strictly fulfill our commitment, respect the human right of every believer, defend the human right and wealth right of every believer, respect the development of social order, and build a new credit system to move forward a digital contract civilization in the free world. Right? This is a very important line. इन्होंने कहा है कि हम अपने कमिटमेंट को स्ट्रिक्टली फुलफिल करेंगे। हम हर एक ह्यूमन राइट को हर बिलीवर के ह्यूमन राइट को रिस्पेक्ट करेंगे। हम हर व्यक्ति के वेल्थ राइट्स, यानी कि हर व्यक्ति के उसके जो वेल्थ के राइट हैं उसको डिफेंड करेंगे, और रिस्पेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ सोशल ऑर्डर, यानी कि जो भी एक सोशल ऑर्डर होगा उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। एक नया क्रेडिट सिस्टम वर्ल्ड के अंदर लेकर आएंगे। इस स्वतंत्र विश्व में लेकर आएंगे। चौथा पॉइंट ने लिखा है, आर बिलीफ, आर फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी, fearlessness, kindness, trust and eternity. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। हमारा जो बिलीफ है, जो ओरिजिन का जो बिलीफ है, वो है फ्रीडम यानी कि आजादी, जस्टिस
न्याय, इक्वालिटी, समानता, फियरलेसनेस, यानी कि फियरलेसनेस इन द सेंस कि जब कभी डर ना हो, ट्रस्ट होना चाहिए और इटर्निटी होनी चाहिए, ये इनका बिलीफ है। और इसी बिलीफ में आपने देखा है कि लास्ट 2 इयर्स के अंदर इनका जो ये बिलीफ, इसी बिलीफ सिस्टम से काम कर रहे हैं, एंड ये जो भी चीजें लेकर आ रहे हैं उसमें ये पूरी कम्युनिटी को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। गाइस, हाउ मेनी यू, हम मुझसे कितने लोग एग्री करते हैं? आर यू एंजॉयिंग दिस सेशन? आपको समझ में आ रहा है ये सेशन? सर, can you give me a response? Okay, right guys, so thank you so much for your response. Now next fifth is, we do not advocate violence, killing, drugs, pornography and anti-government or theft. यानी कि हम वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम किसी किलिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम किसी ड्रग्स, पोर्नोग्राफी, एंटी गवर्नमेंट को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। यानी कि ये लोग बहुत एटर्निटी के साथ काम करना चाहते हैं। एटर्निटी इन दिस, यहाँ पर शब्द आता है शाश्वत। ये लोग बहुत पवित्रता के साथ काम करना चाहते हैं। वी विल डिटरमाइन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इन द ओरिजिन डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड बेस्ड ऑन 3 आइडेंटिटीज। फिर से लिखिए, वी विल डिटरमाइन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इन द ओरिजिन डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड बेस्ड ऑन 3 आइडेंटिटीज। फर्स्ट इज मास्टर, सेकंड इज मैसेंजर एंड बिलीवर, बेस्ड ऑन इलेक्शन, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एप्लीकेशन इवैल्यूएशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होगा, ये 3 भागों में बांटेंगे। V1, V2, V3 आर बिलीवर्स, V4 and V5 are messengers and V6 is master. यहां पर इन्होंने तीनों कैटेगरीज, तीनों आइडेंटिटीज लिख रखी हैं। V6 मास्टर है दोस्तों, V4 and V5 मैसेंजर्स हैं, और V1, V2 and V3 आर बिलीवर्स। सो आप समझ सकते हो यहां तक कि ये कितना मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको। जैसे एक BTC जब लॉन्च हुआ था तो वो एक थॉट के साथ लॉन्च हुआ था, और जब एक ओरिजिन लॉन्च हुआ है तो उसका एक बहुत डीप थॉट है। यहां पर सिर्फ एलजीएनएस टेक करके एलजीएनएस कमाना, गाइस, वो थॉट नहीं है, एंड हम में से बहुत सारे लोग बीच में फंस जा रहे हैं। मैं उस पर बाद में आता हूं। नाउ लास्ट इज, वी विल यूज ब्लॉकचेन एनक्रिप्टेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड अ कंप्लीट प्राइवेसी कंप्यूटिंग सिस्टम टू प्रोटेक्ट एवरी बिलीवर राइट एंड इंटरेस्ट। यानी कि वो कह रहा है कि हम ब्लॉकचेन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा और पूरे प्राइवेसी कंप्यूटिंग सिस्टम के द्वारा हम हर बिलीवर के राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ फ्रीडम डाटा को वो करेंगे। फ्रीडम ऑफ वैल्यू एक्सचेंज होगा, फ्रीडम ऑफ ट्रस्ट एस्टेब्लिशमेंट होगा, और फ्रीडम ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। गाइज, आई होप ये कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, आपको समझ में आ रहा है किस डेप्थ के साथ ये प्रोजेक्ट चल रहा है, और मुझे फील हुआ कि ये डेप्थ आप तक पहुंचनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि आप यहां पर एक MLM के उसमें नहीं हो गाइस, आप एक ऐसे उद्देश्य में जुड़ चुके हो जो कि आने वाले समय में एक क्रिप्टो की परिभाषा को, या एक इन्वेस्टमेंट की परिभाषा को, एक पैसे की परिभाषा को बिल्कुल बदल देगा। एंड ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो ये पूरा फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, और ये जो एटर्नल कॉन्ट्रैक्ट ये पढ़ेंगे। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, एंड आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। राइट गाइस, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हाउ मेनी ऑफ, कुछ नया था? दिस वाज न्यू। डिड यू एंजॉय दिस थिंग? ओके, थैंक यू सो मच। ज्यादा अच्छा लगे तो हार्ट भेज देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। ओके, नाउ
अब प्रॉब्लम क्या है बॉस मार्केट के अंदर? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हम मार्केट में जाते हैं, आई होप, या जब हम बात करते हैं लोगों से, तो बहुत सारी चीजें इसमें आ जा रही हैं कि यार एक कॉमन आदमी कंफ्यूज है। एक कॉमन आदमी कंफ्यूज है क्योंकि वो पढ़ना तो चाह नहीं रहा है, वो इतना डीप जाना नहीं चाह रहा है। तो उसको अपना पैसा कहाँ निवेश करना चाहिए, उसको कहाँ समझ में आना चाहिए कि मैं कैसे वो कैसे इंश्योर करे कि हाँ, मोटी मोटी तरीके से वो कैसे इंश्योर करे कि नहीं यार मैं राइट प्रोजेक्ट में हूं, मैं सही प्रोजेक्ट में हूं। सो कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर हम इसकी बात कर सकते हैं। पहला पॉइंट, एट द क्रिप्टो। सर क्रिप्टो को समझने की कोशिश करिए, क्रिप्टो क्या कहता है, व्हाट इज क्रिप्टो। मैं अगर जो 2 लाइनों में क्रिप्टो को समझाने की कोशिश करूं, तो क्रिप्टो मीन्स माय मनी एंड माय कंट्रोल। How many of you agree on this point? कि crypto means my money and my control. How many of you agreed on this point? मेरा पैसा है और उस पर कंट्रोल भी मेरा होगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। यस, लेकिन हम में से कई लोग समझ नहीं पाते हैं इस चीज को, माय मनी और माय कंट्रोल को नहीं समझ पाते हैं। तो हम क्रिप्टो में भी वो अपना पैसा किसी फाउंडर या एक ओनर के हाथ में दे देते हैं, जो कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। बट व्हेन इट कम्स टू अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम, देयर इज अ क्रिएटर, देयर इज नॉट ओनर। So in our project there is a creator and in centralized system there is an owner, और उस ओनर की मर्जी से ही सब चीजें होती हैं। तो जब एक ओनर होता है तो ओनर क्या करता है, जब एक ओनर किसी प्रोजेक्ट के अंदर होता है तो ओनर एक प्रोजेक्ट में अपना जो मैक्सिमम कॉइन है, या 40% कॉइन या 30% कॉइन या 20% कॉइन अपने हाथ में रखता है। तो जब वो उसके अपने हाथ में, जब भी रेट्स ऊपर चले जाते हैं तो वो अपने वहां पर प्रॉफिट्स को शेयर करना, अपने अपने कॉइन्स को वो सबसे पहले सेल करना स्टार्ट करता है। वहां पर एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है, राइट। बट इन केस ऑफ क्रिएटर ऐसा कुछ नहीं होता, एंड यहाँ पर सारे राइट्स उसके पास नहीं होते हैं। वो उसको डिसेंट्रलाइज सिस्टम में वो जो अपने राइट्स है नल एड्रेस पे दे देता है और वहां पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता। सेकेंड चीज, एक सेंट्रलाइज सिस्टम में केवाईसी मैंडेटरी होती है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कोई भी केवाईसी नहीं होती। और जब सेंट्रलाइज सिस्टम में केवाईसी मैंडेटरी हो जाती है तो वहां पर एक ओनर को पता होता है कि मेरा कौन सा लीडर कितना पैसा कमा रहा है। और जब उसको पता चलता है कि मेरा कौन सा लीडर कितना पैसा कमा रहा है या किसके पास कितना पैसा जा रहा है, और उसको लगता है कि नहीं यार ये मेरे साथ काम नहीं कर रहा है और कहीं और काम कर रहा है, और तो वो उसकी आईडी ब्लॉक कर देता है। उसको पता होता है कि नहीं कल अगर जो इस टाइप की कोई चीजें होती हैं। सेकेंड चीज, जब केवाईसी मैंडेटरी हो जाती है, तो केवाईसी जब होते हैं, ओनर एक सिस्टम में होता है, तो उसको गवर्नमेंट के नियम फॉलो करने पड़ते हैं, उसको गवर्नमेंट की टैक्स लाइबिलिटीज को फुलफिल करना पड़ता है। अब होता क्या है कि जब उसको एंड इन द डिसेंट्रलाइज केस it is not there, because when the project is decentralized, when there is no KYC, तो वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा होता है, और जब पूरे वर्ल्ड में चल रहा होता है तो वहां पर किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं होता। बट व्हेन वी आर इन अ केवाईसी मॉडल, जब एक हम केवाईसी मॉडल पे होते हैं, और तो उसके बाद 2 चीजें होती हैं, या तो उसको गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ काम करना है और उसके सारे टैक्सेशन भरने। अब जब टैक्सेशन भरने की बात आती है तो फिर उसको लगता है कि भाई टैक्सेशन मैं क्यों करूं, टैक्सेशन तो लोगों को भरना, क्योंकि लोगों को तो मैं पे आउट दे चुका हूं। सर कितने लोगों को मेरी बात ये समझ में आ रही है? हाउ मेनी ऑफ आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? कैन यू रिस्पॉन्ड? राइट गाइस, सो दिस इज अ थिंग, वहां पर पंगे आने शुरू हो जाते हैं। थर्ड, सेंट्रलाइज सिस्टम में पैकेज होता है भाई, सेंट्रलाइज सिस्टम में पैकेज होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कोई भी पैकेज नहीं होता। सेंट्रलाइज सिस्टम में मनी लॉकिंग होती है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कोई भी पैसे की लॉकिंग नहीं होती।
सेंट्रलाइज सिस्टम में सेल्फ एप्लीकेशन होती हैं और डिसेंट्रलाइज सिस्टम सिर्फ डार्क पर रन करते हैं। यहां पर इनकम प्लान कभी भी चेंज हो सकता है, यहां पर कोई भी इनकम प्लान चेंज नहीं होता, और यहां पर सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप कुछ ऐड कर सकते हो। सेंट्रलाइज सिस्टम में जब आप किसी को कोई पैकेज बेचते हो तो उसमें आपकी डायरेक्ट सेल इनकम होती है, और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आपका जो भी प्रॉफिट होता है सिर्फ वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेंट्रलाइज सिस्टम में लिक्विडिटी कभी सेफ नहीं होती, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में लिक्विडिटी सेफ होती है। एंड सेंट्रलाइज सिस्टम हमेशा सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर लॉन्च होता है, जैसे कॉइनडिसेक्स हो गया, बिनांस हो गया, एक सेंट्रलाइज सिस्टम पर चीजें रहती है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम मैक्सिमम स्वैप्स पर अवेलेबल होते हैं। क्विक स्वैप हो गया जो कि पॉलीगॉन को स्लिप करता है, पेनकेक स्वैप हो गया जो बीएनबी को सपोर्ट करता है, यूनिस्वैप हो गया जो इथेरियम को सपोर्ट करता है। सेंट्रलाइज सिस्टम में आपका जो विड्रॉल है वो आपके ओनर के हाथ में होता है, और उसमें टर्म एंड कंडीशन लगी रहती है कि 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में आपका विड्रॉल आएगा। जहां तक आप डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर जो चीजें होती हैं वो विद इन मिनट्स हो जाती है। सेंट्रलाइज सिस्टम में जो रेट होता है वो ओनर डिसाइड करता है, राइट, एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम में जो रेट होता है वो कम्युनिटी डिसाइड करती है। सो गाइज देयर आर फ्यू पॉइंट्स जिनको हमको समझना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भी आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे सेंट्रलाइज सिस्टम, ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसमें ये सारे, वो उनको पता है कि मार्केट में भी ये सारी चीजें चल रही हैं, वो इन सब चीजों को भी साथ में लेकर कुछ चीजें लेकर आ रहे हैं, मतलब वो ये सारी चीजें ऑलरेडी फुलफिल करके लेकर आते हैं। तो कैसे करें? तो गाइज कोशिश करो आपकी किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठो, एक ऐसे व्यक्ति के साथ डिस्कशन करो जिसको क्रिप्टो में बहुत अच्छी नॉलेज हो, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ना जानता हो, जो बाकी चीजों को थोड़ा देखना जानता हो। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो कोई एक अच्छा सिस्टम होता है उसके पास जो टोटल सप्लाई होती है और जो सर्कुलेट सप्लाई होती है वो इक्वल होती है। ये डेक्स टूल है, डेक्स टूल में यहां पर मैंने पॉलीगॉन का चार्ट निकाला है, और यहां पर ये कोशिश करिए कि जो आपको बताने की जो सर्कुलेटेड सप्लाई है और जो टोटल सप्लाई है वो सेम है। अगर जो आप यहां पर बीटीसी को भी डालोगे, अगर जो आप यहां पर बीटीसी को भी डालते हो और बीटीसी को भी चेक करोगे तो बीटीसी की भी जो टोटल सप्लाई होगी और जो सर्कुलेटेड सप्लाई होगी वो आपको सेम नजर आएगी। गाइज आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को ये मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर जो यहां पर आपको चेक करना है कि हाँ भाई कैसे क्या हम कर सकते हैं, तो यहां पर आप चीजों को चेक कर सकते हैं। अगर आप बीटीसी की भी यहां पर टोटल सप्लाई और सर्कुलेटेड सप्लाई देखेंगे तो आपको वहां पर चीजें समझ में आ जाएंगी, वो बिल्कुल सेम होगी। ये देखिए, this is same, but this, yeah, Bitcoin, the total supply and the circulated supply is the same. So there are few things जिसको आपको समझना पड़ेगा, जिसको आपको देखना पड़ेगा, जिसको आपको चीजों को देखना पड़ेगा, राइट। नाउ एक बहुत चर्चित चीज है तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, आप अगर जो सर्टिक की रिपोर्ट देखें, राइट गाइस, अगर जो आप सर्टिक की रिपोर्ट देखते हैं, यहां पर हम में से कई लोगों ने सर्टिक की रिपोर्ट्स देखी हैं, राइट। ये दिस इज, हमने सर्टिक की रिपोर्ट देखी है, और ये आज के तरफ बहुत हाईलाइट हो रहा है कि धीरे धीरे जो सर्टिक की जो, अगर जो आप यहाँ पर सर्टिक का जो पूरा देखेंगे तो वी आर अमंग द टॉप रेटेड न्यू डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम, एंड हमारी जो सर्टिक का जो स्काईनेट स्कोर हो गया है दैट इज AA हमको है, और 88.12 का स्कोर है, राइट गाइस, ये हमको समझ में आ रहा है। अब अगर जो आप यहाँ पर इसके फंडामेंटल्स को चेक करते हैं तो इसका फंडामेंटल आपको यहाँ पर ये बोलता है कि भाई जो हमारा जो प्रोजेक्ट की एज है
दैट इज 14 years 3 months। गाइस ये ध्यान से समझिएगा, और ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप अपनी टीम के साथ बैठे, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहां पर जो सर्टिक ने इसको जो इसकी प्रोजेक्ट की एज बताई है, दैट इज 14 years 3 months, 14 साल 3 महीने की इसकी एज बताई है। अब 14 साल इस 3 महीने एक सर्टिक जब बोलता है तो इस प्रोजेक्ट की स्टेबिलिटी नजर में आती है कि ये प्रोजेक्ट कितना स्टेबल है, राइट। और ये प्रोजेक्ट स्टेबल क्यों है, ये क्योंकि ये डिफरेंट फेजेस में है। अब मैं यहां पर एक चीज और दिखाना चाहता हूं। अगर जो आप बीटीसी को चेक करते हैं और बीटीसी को यहां पर सर्च करते हैं किसी सर्टिक में जाकर, तो देखते हैं बीटीसी की एज कितनी है। व्हाट इज द एज ऑफ बीटीसी गाइस? यहां पर जो बीटीसी की एज है दैट इज 15 years, और इसका जो स्कोर है वो ट्रिपल है। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरी तरीके से बन चुका है, इसके सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ चुके हैं। और क्योंकि जब इसके सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ चुके हैं, देखिए मैच्योरिटी मैट्रिक्स इसकी हाई है, इसकी जो मैच्योरिटी मैट्रिक्स है वो हाई है, बिकॉज हम लोग अभी सेकेंड स्टेज पर है, हम अवेक पर हैं। पहला स्टेज हमारा ओरिजिन था, सेकेंड स्टेज हमारा अवेक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट एज है, ये प्रोजेक्ट एज एक प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को डिफाइन करती है। यानी कि आप निश्चित हो सकते हो कि ओरिजिन बहुत लंबा चलने वाली है। पंकज सर, आपकी स्क्रीन चेंज नहीं हो रही है। मेरी स्क्रीन चेंज नहीं हो रही है सर? नहीं सर, वो कॉन्ट्रैक्ट पे अटकी पड़ी अब तक। सर अभी भी चेंज नहीं हुई सर? सर 2 सेकंड, थैंक यू फॉर टेलिंग मी सर। वेलकम सर। अब चेंज हुआ है? जी अब चेंज हुआ सर? यस सर। तो सर कहां से हम नहीं देख पाए सर? इससे पिछली स्लाइड में भी, मतलब मुझे लगा कि शायद आप बात कर रहे हो इसलिए नहीं, मतलब मुझे नहीं लगा था कि आप दिखा रहे होगे, बस आप बात कर रहे होगे। तो इससे जो पिछला स्लाइड आप दिखाने की कोशिश कर रहे थे वो भी नहीं था। राइट गाइस, राइट सर, राइट। तो सर मैं ये दिखाना चाह रहा था, अब दिख रहा है ना सर? सभी लोगों को दिख रहा है गाइस? कैन यू? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, सो मैं ये कहना चाह रहा था कि अब जब आप ओरिजिन को सर्टिक में डालते हो, तो आप सबसे पहले यहां देखो कि यहाँ जो सर्टिक का स्काईनेट स्कोर है दैट इज 88.12 का, और इसको AA की रेटिंग मिली है। और जब आप इसके फंडामेंटल्स को चेक करते हो, तो फंडामेंटल हेल्थ ये कहता है कि इस प्रोजेक्ट की जो एज है वो 14 साल 3 महीने की है, राइट गाइस। और जब आप एक 14 साल 3 महीने का सर्टिक किसी को बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोजेक्ट बहुत लंबा चलने वाला है। यहीं पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, जब आप बिटकॉइन को सर्टिक में डालते हो और बोलते हो बिटकॉइन की एज सर्टिक से पूछते हो, तो बिटकॉइन ये कहता है कि जो इसकी जो एज है उसके फंडामेंटल्स पे अगर बात करें, AAA की रेटिंग है क्योंकि इसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आ चुके हैं, और इसकी जो एज है वो 15 साल है। तो व्हाट डज प्रोजेक्ट एज सेज? जो प्रोजेक्ट एज क्या बोलता है? प्रोजेक्ट एज से ये पता चलता है कि कॉइन कितना स्टेबल है और उसके जो फंडामेंटल्स है वो कितने स्टेबल हैं। और जब इस टाइप की चीजें स्टेबल होती हैं, तो वहां से आप एक चीज की प्लानिंग लेकर चल सकते हो कि जिस प्रोजेक्ट में हम अभी अपना पैसा निवेश कर रहे हैं वो बहुत ही सेफ है, वो बहुत ही सिक्योर्ड है। अब मैं आपको इथेरियम दिखाना चाहता हूं कि जब आप इथेरियम को यहां पर डालते हैं, तो इथेरियम की प्रोजेक्ट एज कितनी बताता है गाइस? जो इथेरियम की प्रोजेक्ट एज ये बताता है दैट इज 11 years 11 months 11 years 11 months ये इथेरियम की प्रोजेक्ट में बताता है। और जो यहाँ पर भी जो इसका क्योंकि इसके सारे कॉन्ट्रैक्ट आ चुके हैं, तो AAA का हमारे यहाँ पर स्कोर है।
So guys, how many of you are feeling proud कि you are associated with such a wonderful project जिसका project एज इतना ऊपर दिखा रहे हैं? How many of you are feeling it? और कितने लोगों ने अभी ये बताया है अपने लोगों को बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में नहीं पता लगा? आई होप शायद बहुत सारे लोग हम मिस कर जाते होंगे कि सर आप देखिए, आप प्रोजेक्ट एज यहाँ को देखिए और इसकी प्रोजेक्ट एज देखिए, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हम लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे, तभी इतनी सारी कम्युनिटी हमारे पास में है। ये मजाक बात नहीं है कि विद इन 2 years ऑफ टाइम वी आर हैविंग अ कम्युनिटी ऑफ मोर देन 20, वी आर टचिंग ऑलमोस्ट 20 लाख होल्डर्स। ये कोई मजाक बात नहीं है। ओके गाइस, नाउ एक चीज और मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं, दैट इज टोकन स्निफर। जब आप टोकन स्निफर पर जाते हैं, कितने लोगों को टोकन स्निफर के बारे में मालूम है? हाउ मेनी ऑफ यू नोज अबाउट टोकन स्निफर? कैन दे रेज योर हैंड? राइट, टोकन स्निफर सबसे पहले यहां पर आपको ये चीज बोलता है कि क्रिएटर वॉलेट कंटेन्स लेस देन 5% ऑफ सर्कुलेटिंग टोकन सप्लाई, all other holder possess less than or 5% and top 10 token holder possess 70% of supply। सबसे पहले तो हमको ये समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो मेजर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो टॉप 10 होल्डर्स में है, इसीलिए 70%। यहां पर हम लोग कंफ्यूज ना हो, जितने भी नए लोग हैं वो कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर जो भी हमारे जो टॉप 10 होल्डर्स ले हैं, क्योंकि वो सारे के सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और जब तक आप ये सारी चीजें नहीं समझोगे तब तक चीजों को आप अच्छे से लोगों को नहीं बता पाओगे। राइट गाइस, नाउ अगर जो आप यहां पर आते हो और यहां पर बबल मैप में जाते हो, यहीं पर बबल मैप आता है, और जब आप बबल मैप में जाते हो और बबल मैप में जब आप चीजों को देखने की कोशिश करते हो, तो बबल मैप आपको ये दिखाता है, ये देखिए यहां लिखा है क्रिएटर एड्रेस, स्निपर एड्रेस, कम्युनिटी 1 और कम्युनिटी 2। अगर जो आप देखें सारे जो क्रिएटर, ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यहाँ लिखा है द इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन शोज टोकन ट्रांसफर रिलेशन बिटवीन एड्रेस क्रिएटेड इज हाइलाइटेड इन पर्पल। यानी कि जो क्रिएटर एड्रेस है वो कहीं पर भी उसका दूर दूर से कोई नाता नहीं है इसके ऊपर। ये देखिए, एंड जो बाकी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्योंकि आने वाले समय में, बिकॉज हमारे पास वो सब लोग 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर ये पूरा प्रोजेक्ट आना है, और 52 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अभी तक आ चुके हैं, 52 या 53 होंगे। राइट, तो आप इसको यहाँ चेक करके देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी किसी का भी कोई दूर दूर तक कोई भी ना। सो गाइज, दीज आर द पॉइंट्स विच इज मेकिंग दिस प्रोजेक्ट एक जबरदस्त तरीके से, आप समझिए ये एक औरों प्रोजेक्ट से अपने आप को बहुत डिफरेंट उस पे लेकर जा रहा है, और बहुत डिफरेंट उस पर हम हैं। जितनी जल्दी हम इस चीज को समझ जाएंगे, जितनी जल्दी हम इस चीज को जान जाएंगे, उतना बेहतर होगा, और जितना टाइम हम लगाएंगे उतना वो होगा। अब आपको पता होगा एक जो नई लेटेस्ट अपडेट थी वो ये थी कि यूपीए के अंदर, ओरिजिन में यूपीए के अंदर आपके पास वीजा कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। कितने लोगों ने देखा है वीजा कार्ड? हम में से कितने लोगों ने वीजा कार्ड देखा है? राइट, जिसको आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, एंड दिस इज कैन बी स्वैप्ड डायरेक्टली ऑफलाइन। Support global merchant consumption, a one-stop solution for cross-border payment, supporting multi-currency settlement, precise expense management, and effortless global transaction. Guys, this is not a small thing. एक वीजा कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, आप वीजा कार्ड ऑलरेडी इसमें आप इसको कर सकते हैं। सो आप देख रहे हैं कि हर 10 दिन में, हर 15 दिन में नई नई चीजें सिस्टम के अंदर आ रही हैं, नई चीजें हम ओरिजिन लेकर आ रहा है, जो कि लोगों के अंदर और एक ट्रस्ट और एक बड़ा ट्रस्ट लेकर आ रहा है।
आपने ट्रेजरी का ओवरव्यू भी आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। जो ट्रेजरी का ओवरव्यू है उसमें से भी हम सब लोग परिचित हो गए होंगे। ट्रेजरी ओवरव्यू में आप देख सकते हैं जो भी लास्ट डाउन अपना बिटिंग कॉल करी थी, प्रपोजल फाइंड करा था, उससे जो परचेजिंग करी है, यानी कि एक एक चीज ट्रांसपेरेंट हो चुकी है गाइस, एक एक चीज ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। और अगर जो आप आज की तारीख में रन अवे को देखिए तो धीरे धीरे जो रन अवे है वो आपका 311 दिन तक चला गया, यानी कि आपके राजकोष में इतना पैसा पड़ा हुआ है कि कल एक भी सेलिंग आनी बंद हो जाए आपके पास 311, मतलब कल एक भी परचेजिंग होनी बंद हो जाए तो 311 दिन तक का आपके पास रन अवे अवेलेबल है। गाइस ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये जो सिस्टम की स्थिरता को दिखाता है, ये सिस्टम की मजबूती को दिखाता है कि सिस्टम कितना मजबूत हो चुका है। हम में से आज भी लोग डर के मारे को वो देख रहे हैं। आई थिंक दिस इज ट्रेजरी ओवरव्यू का सिस्टम इसमें नहीं दिख पा रहा मुझको, शायद मैं उसको अपने ओके अभी नहीं है, उसको मैं अपने अगले सेशन में लूंगा आप लोग के साथ। सो आई होप दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।